हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है आज इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में और आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस को शुरू करने से पहले हम लोग जरा पार्ट्स ऑफ एटम के बारे में देख लेते हैं कि एक एटम में क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है। जैसे आप ये देखो, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये जो आपका होता है न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस पे इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है। जिस पाथ में ये चक्कर लगाता है, इसी पाथ को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। जिस फिक्स्ड पाथ में ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। अब हम एटॉमिक रेडियस की सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है। जैसे इमेज में देखो आप, ये न्यूक्लियस से अगर हम इसको एक आउटर इलेक्ट्रॉन माने तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोला जाएगा? रेडियस। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, जैसे आप इसको मान लो, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इस बीच की जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलेंगे? हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे लिथियम देखो, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? साइज में डिक्रीज कर रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस देखो, आप देखते जाओ सारे पीरियड्स में क्या हो रहा है? ये साइज आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। चलो, इसका रीजन हम अगली स्लाइड में देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, एक चीज आप और देखो, गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। अगर हम इसी पीरियड में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखो लिथियम से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है। लिथियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ देखो बेरिलियम से नीचे आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीजन में वाले में देखो, यहाँ नीचे आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसका भी कोई रीजन होगा? तो हमें आज ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। सबसे पहले हमें ये जानने से पहले ये जानना होगा कि शेल क्या होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट और कॉल्ड अ शेल। जैसे आप यहाँ इमेज में देखो, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है आपका? न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ देखो, ये सर्कुलर पाथ्स बने हुए हैं। यही हमारे छोटे छोटे क्या है? शेल्स हैं। ठीक है। जैसे देखो, किसी का नाम के शेल है, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अच्छा, इनकी वैल्यूज भी होती है। अगर वन है तो के शेल है, टू है तो एल है, थ्री है तो एम है, फोर है तो एन है, फाइव है तो ओ, सिक्स है तो पी। ऐसे शेल बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो शेल क्या होते हैं? ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, सेल के अंदर अगर हम देखें, सेल के अंदर सब सेल होते हैं और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि के एल एम थी। ठीक है। तो ये के एल एम एन क्या है? शेल्स हैं। इनके अंदर के अंदर कौन कौन से सब शेल होंगे? एस। ठीक है। एल के अंदर भी सब शेल होंगे, एम के अंदर भी सब शेल होंगे, और एम के अंदर भी सब शेल होंगे। जो हम पढ़ते हैं एस पी डी एफ, ये क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। अच्छा, इसमें भी हम देखते हैं, हमें पता है कि एस के पास केवल और केवल क्या होता है? एक एक ऑर्बिटल है। पी के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं। डी के पास पांच ऑर्बिटल होते हैं। एफ के पास सात ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। आप देखो, अगर शेल नंबर वन है तो उसके पास केवल और केवल एक सब शेल होगी जो कि एस होगा। अगर शेल का नंबर टू है तो उसके पास केवल और केवल दो सब शेल होंगे, एस और पी। ठीक है। शेल का नंबर थ्री है तो उसके पास कितने सब शेल होंगे? तीन होंगे, एस पी डी। अगर शेल का नंबर फोर है तो उसके पास कितने होंगे? एस ई पी एफ। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको?
चलो अब हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। देखिए ध्यान से आप जब देखेंगे तो जब भी हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ता। उसी सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, पहला इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? ये हमारी रेडियस होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही नेक्स्ट एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या पीरियड में हम उसके आगे जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो न्यूक्लियस पे एक तो चार्ज तो बढ़ जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब नंबर ऑफ सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो जब ये इंक्रीज कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा। जब क्लोज आ जाएगा तो हमारा साइज क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। ऐसे जब हम नेक्स्ट राइट की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ चुका होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा हो चुके होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जाकर के क्या होगा? रेडियस सबसे स्मॉलर हो जाएगी, जैसे हम अपने इस फिगर में ध्यान से देख सकते हैं। अब देखो, लिथियम की साइज बड़ी है, लेकिन अब नियोन की साइज देखो, नियोन की साइज स्मॉलर है। ऐसा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इसी एक सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जा रहे हैं, डिफरेंट सेल में नहीं जा रहे हैं। आपको क्लियर हो गया होगा? किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्यों आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है? क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है। क्लियर है? चलिए, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज वाइल शेल इज नॉट इंक्रीज, ठीक है। शेम सेल में ऐड होते हैं। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, force of attraction between nucleus and electron increases, so atomic size decreases। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा है कि गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आप जब ऊपर से नीचे जाओगे तो यहाँ पे रेडियस ये कुछ रही होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन एक नई शेल ऐड हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें था और नया अगला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगली शेल में चला जाएगा। तो यहाँ से न्यूक्लियस से नेक्स्ट सेल की डिस्टेंस ही बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। रेडियस क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जैसे आप उससे नीचे जाएंगे एक नई शेल ऐड हो जाएगी, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से क्या होगा? और दूर चला हो जाएगा, जिसकी वजह से कंटिन्यू जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें साइज बढ़ता दिखता है। जैसे आप सोडियम देखो, पोटेशियम देखो, रुबिडियम देखो, सीजियम देखो, आप बोरॉन देख लो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कोई सा भी एग्जांपल देख लो। तो यहाँ पे क्या होता है? ऊपर से नीचे आने के टाइम हमारी नंबर ऑफ शेल क्या होने लगती है? ऐड होने लगती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगता है। क्लियर हुआ आपको? ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पीरियड में अगर आप ध्यान से देखोगे केवल वन एस शेल है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन 1s1, यहाँ पे आपका हीलियम आता है 1s2। तो यहाँ से आप यहाँ जाओगे क्या होगा? रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड पीरियड में आप आओगे, ठीक है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है? लिथियम, ठीक है। लिथियम में क्या मिलेगा आपको? 1s1, 1s2, 2s1, ठीक है, 1s2, 2s1। यहाँ से जब आप लास्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे नियॉन 1s2, 2s2, 2p6। ध्यान से देखो, टू ही सेकेंड शेल यहाँ से शुरू हुई है, सेकेंड पीरियड में सेकेंड शेल शुरू हुई है, सेकेंड पे ही खत्म हो गया है। तो उसी सेम शेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहे हैं। इसलिए जब नियॉन के पास जाएंगे हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा। आप हाइड्रोजन में देखो, 1s था आपका, जो सेल था वो फर्स्ट था, लेकिन लिथियम में कौन सा सेल हो गया? सेकेंड होता हो गया। ऐसे आप सोडियम में जाओगे तो सोडियम में कौन सा हो जाएगा? थर्ड शेल हो जाएगा। ऐसे जब नीचे चलते चले जाओगे आपकी शेल बढ़ती चली जाएगी।
क्लियर है? चलिए, अब हम आज अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मीनिंग? उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आइसोलेटेड गैसियस एटम पे, कि वो आइसोलेटेड और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो आयनेशन एनर्जी नहीं मानी जाएगी। किस में होना चाहिए? गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके आसपास कोई ऐसा प्रेजेंट ना हो जो उस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी इफेक्ट शो करे। ठीक है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे हम अपने इमेज में देखें, इस एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया? एनर्जी दे दिया, कुछ कुछ एनर्जी जैसे दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया और इस आयन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे हम क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम मान लो, आप एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप यहाँ देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है। आखिर ये क्या है? किसी भी एटम से जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब सेम एटम से सेकंड इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे बोला जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एक एक करके। जैसे आप देखो यहाँ पे, हमने एक ले लिया मेटल, गैस स्टेट में है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का यहाँ पे हमने एनर्जी दी तो क्या हो जाएगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम पॉजिटिव में। तो एल्यूमिनियम प्लस पे हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? Ie1। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस 1 में है। अब यहाँ से फिर से हम उसका अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये किस में चला जाएगा? एल्यूमिनियम प्लस 2 में चला जाएगा। ठीक है, फिर अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम प्लस 2। अब यहाँ फिर से हम अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किस में चला जाएगा? एल्यूमिनियम प्लस 3 में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव एनर्जी। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो लास्ट की सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी देनी होगी। मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे कम एनर्जी देनी होगी, जो दूसरा निकलेगा उसे और ज्यादा देनी होगी, जो तीसरा निकलेगा उसे और ज्यादा देनी होगी। Ie1 इज लेस देन Ie2, Ie2 इज लेस देन Ie3। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियस से हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ है। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो देखो, ध्यान से देखो, न्यूक्लियस, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब यहाँ से इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी क्या है? कम है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसको निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी होगी। ठीक ऐसे ही जब हम उसके अंदर इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखो, आप न्यूक्लियस से इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? सॉरी, न्यूक्लियस से इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या और कम हो गई है। जब हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? और एनर्जी देगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया होगा। क्लियर है? जैसे देखो, as the number of electron decreases, the attraction between the nucleus and the remaining electrons increases considerably, and hence subsequent ionization energy increases। क्लियर हो गया आपको कि डिस्टेंस भी बढ़ती, डिस्टेंस घटती चली जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड पीरियड में और ग्रुप में। हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? देखो, जब साइज कम होगा, देखो लिथियम से
नियॉन तक जाओ आप, साइज क्या हो गया, साइज डिक्रीज हो गया। साइज डिक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो गई है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए लिथियम से हम जब नियॉन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों, उसका रीजन आप पहले भी देख चुके हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन द सेम सेल, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। और जब इंक्रीज करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगले अगले पॉइंट पे आते हैं, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। आप ग्रुप में देखो, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने का क्या मीनिंग हुआ, साइज बढ़ने का मीनिंग हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियस है वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई। आप देखो, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब हम सबसे नीचे वाले पे जाएंगे तो हमें वहां से उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी देनी होगी। इसलिए जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है और हमें उसको एनर्जी कम देनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो डिस्टेंस भी क्यों बढ़ती है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन अ न्यू शेल, एक नई शेल वहां ऐड हो जाती है। एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़, अगर एटॉमिक साइज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। और जब अट्रैक्शन ही डिक्रीज है तो थोड़ी सी भी एनर्जी हम देंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसलिए जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी घटने लगती है। तो आप ध्यान से देखोगे तो सीजीएम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब सीजीएम अपना इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज करेगा बहुत कम एनर्जी में। ठीक है, अच्छा, इसका कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। अल्कली मेटल शो लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, अगर किसी भी आप ग्रुप में जाने की, किसी पीरियड में जाओ, आप इस तरफ जाने की कोशिश करो, चाहे लिथियम के पीरियड में जाओ, सोडियम में जाओ, पोटेशियम में जाओ, तो लिथियम क्या होगा, सबसे कम होगा कंपेयर टू उसके पीरियड में। ठीक है, सोडियम क्या होगा, अपने पीरियड में सबसे कम करेगा। पोटेशियम क्या करेगा, अपने पीरियड में सबसे कम करेगा। रुबिडियम अपने पीरियड में सबसे कम करेगा। क्यों, क्योंकि उसका साइज आने वाले जो आगे एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा है। ठीक है, इन ईच पीरियड नोबल गैस शो हाईएस्ट फर्स्ट एनेशन इंथैल्पी। ठीक है, हाईएस्ट क्यों, देखो आप यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब पी ब्लॉक के सबसे लास्ट पे हैं। यहाँ पे इनका साइज अपने पीरियड के रिस्पेक्टिव में सबसे स्मॉलर है, इसलिए क्या होगा, इनका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, metal having low while non-metal have high value of ionization energy। आप ध्यान से देखो, मेटल आपको कहाँ मिलते हैं, केवल एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, आपको यहाँ तक केवल एस ब्लॉक में मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका साइज रिस्पेक्टिवली पी ब्लॉक के एलिमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए जो मेटल होते हैं उनकी क्या होती है, लो होती है, और जबकि नॉन मेटल होते हैं उनकी आयनेशन एनर्जी हाई होती है। क्योंकि आप देखोगे नॉन मेटल आपको जनरली पी ब्लॉक की तरफ मिलेंगे और पी ब्लॉक में मिलेंगे, देखो आप ऐसे, अगर आपका पीरियोडिक टेबल है तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये बी ब्लॉक, इधर से इधर जाओगे यहाँ पे क्या मिलेगा, साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइज क्या है, लार्ज है। तो जब साइज लार्ज है तो अनेशन एनर्जी यहाँ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अनेशन एनर्जी यहाँ पे कम होगी। यहाँ साइज कम है तो यहाँ पे अनेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। ठीक है, चलो, और साइज जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। चलो, अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब हम जाएंगे उस पीरियड में
तो पहले नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो हमें क्या पता है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एडिशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, ये होगा। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो हम एक एक्स्ट्रा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, देखो, फ्लोरीन की आयनेशन एनर्जी तो इन दोनों से सबसे ज्यादा होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। हमें चेक करना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसका लिखें 1s2 2s2 2p4। ठीक है। अच्छा, पी में अब हम इलेक्ट्रॉन दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या 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 अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे होगा 2p3। ठीक, चलो 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 और 3। ठीक है, चलो। अच्छा, हम ये देखें, अगर हम अपने ट्रेंड के हिसाब से देखें कि लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड है। क्या है, हाफ फील्ड। हमें ये पता है बच्चों कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए जो नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर नहीं जाने देगा। आप आप ऑक्सीजन के केस में आओ, यहाँ पे P4 है। अगर हम ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ये क्या होगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, ये E3 बन जाएगा। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों नहीं देगा, क्योंकि अगर वो दे देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी होती है। तो हमारा सही ऑर्डर है फ्लोरीन, नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ठीक है, चलो, आप इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, चलो, सेकेंड की बात की गई है, तो सेकेंड में भी फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होगी। हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही चेक करना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं ऑक्सीजन का क्या था, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1 2 3। ठीक है, यहाँ से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका था। नाइट्रोजन का क्या था, 1 2। या अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल है ये क्या है, हाफ फील्ड है। क्या है, हाफ फील्ड है। अब ऑक्सीजन का ये वाला पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इजीली रिमूव हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन का देखो, ये ना तो फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड, इसलिए ये अपना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमें ऑर्डर मिलेगा, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्यों मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इस टाइम पे अब क्या है, हाफ फील्ड है। ये पी ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने नहीं देगा आसानी से, इस वजह से इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आ जाएगा। जबकि ऊपर वाले केस में पहले फ्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।